हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 की कहानी को। दोस्तों, हमने इसके सारे प्रीवियस एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम फातिमा को देखते हैं जिसके चारों तरफ सभी लोग बैठे हुए हैं और क्रिस्टी ने फातिमा को चेक करके ये बताया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और फातिमा ने भी अपने बारे में बताया है कि उसे किस तरह से फील होता है और उसे सड़ी हुई सब्जियां खाना बहुत ज्यादा पसंद है और पिछले एक हफ्ते से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। क्रिस्टी बताती है कि कभी कभी हमारी बॉडी साइकोसोमेटिक प्रेगनेंसी को दिखाने लग जाती है। इसके रेयर चांस होते हैं। जो चीजें प्रेगनेंसी में होती है सेम वही चीज हमारे साथ में होने लग जाती है और शायद तुम्हारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। फातिमा बोलती है कि तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करती, मैं इसे फील कर सकती हूँ, ये मेरे पेट के अंदर है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फातिमा इन सभी से गुस्सा हो जाती है। एलिस फातिमा को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फातिमा यहाँ से सभी को बुरा बुरा बोल के चली जाती है और एलिस उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पे मैरियल थी, वो भी चली जाती है। अब यहाँ पे बॉयड और क्रिस्टी ये दोनों ही बचते हैं। क्रिस्टी बॉयड को ये बोलने लग जाती है कि अल्ट्रासाउंड करने से पहले तुम्हें मुझे सारी बातें बता देनी चाहिए थी। बॉयड बोलने लग जाता है कि मैं कैसे बताता, मुझे ही अब पता चला है और तुम एक डॉक्टर हो और पेशेंट को देखने का काम तुम्हारा है, ना कि मेरा, इसीलिए तुम खुद पता करो कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और वो क्रिस्टी पे गुस्सा निकाल के चला जाता है। हम विक्टर को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा हुआ है और वो छोटे से खिलौने से बात कर रहा है जो वो गुफा के अंदर से लेके आया था और उस खिलौने को ये बोल रहा है कि तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, मुझे पता है कि तुम बोल सकते हो, लेकिन बस तुम मेरे सामने ही नहीं बोल रहे। और उस खिलौने के ऊपर वो गुस्सा करने लग जाता है, यानी कि पपेट के ऊपर गुस्सा करता है। तभी विक्टर का डैड यहाँ पे आ जाता है जिसका हेनरी नाम है और वो अपने बेटे को बोलता है कि ये एक पपेट है और ये बोल नहीं सकते, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे। लेकिन विक्टर अपने ही पिता को बोलने लग जाता है कि बात तो आप नहीं समझ रहे, ये पपेट बोलता है और इसने मुझसे पहले भी बातें की हैं, लेकिन पता नहीं अब ये बातें क्यों नहीं कर रहा और मैं इस चीज का पता लगाऊंगा। और वो यहाँ से चला जाता है। हम एलजी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो यहाँ पे आवाज करने वाला एक छोटा सा खिलौना बना रहा है और वो खिलौना ये फातिमा की बेबी के लिए बना रहा है। यहाँ पे तिली नाम की बूढ़ी औरत भी है। वो बोलती है कि तुमने तो सच में अच्छा काम किया है। और जब एल्जिन यहाँ पे अकेला था तब उसके कैमरे से अचानक एक फोटो क्लिक हो जाती है। हालांकि कैमरे के पास तो कोई था भी नहीं, तो फोटो क्लिक कैसे हुई इस चीज से वो डर जाता है। लेकिन जब वो इस फोटो को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इस फोटो के अंदर क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। फातिमा यहाँ पे मैरियल के पास में है। मैरियल उसे ड्रिप लगाने का काम कर रही है। फातिमा ये बोल रही है कि कोई भी मुझे नहीं समझ रहा। मैरियल बोलती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, ये तुम्हारे अंदर बस डर है और डर के सिवा कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें रेगुलर खाना खाना चाहिए, यानी कि तुम्हें गली सड़ी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। तब तक यहीं पे एलिस भी आ जाता है। एलिस के आते ही यहाँ से मैरियल चली जाती है। फातिमा बोलने लग जाती है कि कोई भी मुझे नहीं समझ रहा, सभी लोग अपने अपने नजरिए से बातें कर रहे हैं, कोई मेरे नजरिए से भी देखे कि मुझे हुआ क्या है। और वो एलिस को भी बोलती है कि तुम भी मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे। एलिस बोलता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और इससे ज्यादा समझने के लिए मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। कुछ चीज है जो मेरे अंदर बढ़ रही है। मेरा पेट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है क्योंकि मैं हर रोज नाप लेती रहती हूँ। एलिस कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो फातिमा को गले लगा लेता है। हम बॉयड को देखते हैं जो डोना के पास में है और उसने ये बात जो फातिमा के साथ बीती है वो डोना को बता दी है और उसे ये बोलने लग जाता है कि क्रिस्टी एक अच्छी डॉक्टर है, आखिर वो गलती कैसे कर सकती है, क्या पता उससे कुछ छूट गया हो। तो डोना बोलने लग जाती है कि या तो फातिमा डरी हुई है, लेकिन ये अगर कुछ और ही चीज हुई तो फिर तो हमें इसे समय से पहले ठीक करना होगा। बॉयड डोना को ये बोलने लग जाता है कि ये बातें तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे को हर एक सीक्रेट को शेयर करेंगे। लेकिन डोना बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे हर एक की जिम्मेवारी को देखना पड़ता है, क्योंकि हम सभी एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। तो बॉयड डोना के ऊपर गुस्सा करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। हम जिम को देखते हैं जो एक जगह अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है और वो यहाँ से सब्जियों को इकट्ठा कर रहा है और अपने दोस्तों को बोलता है कि शाम होने से पहले हमें वापस कस्बे तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका बेटा ईथन, उसकी पत्नी तबीता, ये लोग जेड के साथ में यहाँ पे आ चुके हैं और जिम यहाँ पे इनको बोलने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो तबीता बोलने लग जाती है कि ये जगह मैंने सपने के अंदर देखी थी, उस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। और जो विक्टर की मॉम मिरांडा थी उसने भी ये चीजें पहले ही देख ली थी। हम जूलिया को देखते हैं जो क्रिस्टी के पास में जा रही थी और रेंडल नाम का लड़का क्रिस्टी के पास से ही आ रहा था। रेंडल बाहर घूमने के लिए जा रहा है और वो जूली को भी बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो जूली उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। हम एल्जिन को भी देखते हैं। उसके कैमरा ने जो फोटो क्लिक की थी उस फोटो के अंदर एक बेसमेंट की तस्वीर थी और एल्जिन उस बेसमेंट के पास में पहुंच जाता है। यहाँ पे जो दरवाजा था उसे वो खोल लेता है
और इस बेसमेंट के अंदर चला जाता है। ये एक छोटा सा बेसमेंट था। यहाँ पे सामने एक अलमारी थी। इस अलमारी को वो खोल लेता है, लेकिन इस अलमारी के अंदर भी कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसे नॉक होने की आवाज आती है, यानी कि इस अलमारी के पीछे भी एक दरवाजा है। इसीलिए वो इस अलमारी को हटा देता है और दरवाजे को खोल देता है। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और वो यहाँ पे बिस्तर लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो कचरे को उठाता है तभी वहाँ पे उसे सड़ी हुई लाश नजर आ जाती है, जो किसी इंसान की थी। इस चीज से वो डर जाता है। तभी उसके पीछे वो औरत आ जाती है जो एक बुरी आत्मा की तरह दिख रही है, जो एल्जिन से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। और एल्जिन समझ जाता है कि इस औरत को किस तरह की जरूरत है। हम अकोस्टा नाम की एक पुलिस वाली को भी देखते हैं। उसकी वजह से निक्की नाम की एक लड़की की मृत्यु हुई है। उस वजह से वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। वो यहाँ से चैन के रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पे कैनी पहले से ही खड़ा हुआ था। और कैनी बोलने लग जाता है कि हम यहाँ पे चाय वगैरह या खाना वगैरह नहीं बनाते। तो अकोस्टा बोलती है कि मैं यहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं आई, मैं बस बात करने के लिए आई हूँ। आखिर ये किस तरह की जगह है? जो यहाँ का पुलिस स्टेशन है वो तो एक पोस्ट ऑफिस बन के रह चुका है और यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी के साइन लगे हुए हैं। आखिर ये किस तरह की जगह है? तो कैनी बोलने लग जाता है कि हमें भी नहीं पता कि ये जगह किस तरह की है। हमने भी इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की थी, लेकिन हमें कभी जवाब नहीं मिले। लेकिन आखिर में हमने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे इस चीज की आदत हो जाएगी और ये समय गुजर जाएगा। तो अकोस्टा बोलने लग जाती है कि इतने दिन तक मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं जल्दी से किसी तरह बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। कैनी बोलने लग जाता है कि हम सभी यहाँ से निकलना चाहते हैं और यहाँ पे रहते रहते मैंने अपने पिता को भी खो दिया और मेरी मॉम को भी खो दिया और अब मैं बिल्कुल अकेला रह चुका हूँ। और वो अकोस्टा को एक चाय के लिए पूछता है। अकोस्टा कहने लग जाती है कि मुझे खेद है कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कैनी कहने लग जाता है कि हम सभी की रक्षा यहाँ पे फिलहाल टेलिस्मैन नाम का ये पत्थर कर रहा है, जो कि दरवाजे पे लटका हुआ है। तो अकोस्टा पूछने लग जाती है कि ये पत्थर आते कहाँ से हैं? तो कैनी बोलता है कि इन पत्थरों को लाने वाला बॉयड है। तो अकोस्टा बोलने लग जाती है कि वो तो घमंडी इंसान है, वो अपने आप को यहाँ का शासक समझता है। उसने तो मेरी गन भी छीन ली और एक लड़की को मारने के लिए मुझे ब्लेम कर रहा है। हालांकि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। और ये सब बोलते बोलते वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और कैनी को कहती है कि मुझे तुम्हारी चाय नहीं चाहिए और यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कैनी को ये बोलने लग जाती है कि ये तुम्हारी मॉम का रेस्टोरेंट है और हम इसे दोबारा खोलना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ कि इसमें तुम्हारा क्या इरादा है। कैनी कोई भी जवाब नहीं देता। तब तक हम तबीथा को देखते हैं। उसके पास में जिम है और जिम उसे ये बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो तबीथा बोलने लग जाती है कि मुझे हर रोज बुरे सपने आते हैं, उसी वजह से मैं पता करना चाहती हूँ कि आखिर इन सपनों का राज क्या है। ये सपने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए जो मेरा मन करता है वो मुझे करने दो। जिम बोलने लग जाता है कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। सारा नाम की लड़की ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तबीता किसी तरह करके जिम को कन्विंस कर लेती है और कहती है कि मैं यहीं पे रुकूंगी। तो जिम उसे बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारा मन करता है तुम वो करो। हम रेंडल को देखते हैं जो जूली को लेके जंगलों में आ चुका है। जूली उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे मशरूम के लिए आया हूँ और वो मशरूम क्रिस्टी ने मुझे लाने के लिए भेजा है। जूली यहाँ पे अपने बारे में बताने लग जाती है कि जब मैं 15 साल की थी तब मेरे भाई थॉमस की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से हमारे पिता हमें कहीं पे भी ट्रिप पे नहीं लेके गए। तो रेंडल बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ और वो यहाँ से उसे एक गाड़ी के पास में लेके आता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगा और वो जूली को घुमाने के लिए दूर ले जाता है। हम विक्टर को भी देखते हैं, उसके पास में वो पपेट अभी भी है। उस पपेट को लेके वो सारा के घर में पहुंच जाता है। सारा काफी देर बाद दरवाजा खोलती है। वो सारा को बोलने लग जाता है कि मैं इस पपेट को तुम्हारे बेसमेंट में ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं इस पपेट से बात कर सकूं। मुझे पता चल चुका है कि ये पपेट मुझसे कैसे बात करेगा। और वो सारा के घर के अंदर यानी बेसमेंट में चला जाता है। हम बॉयड को देखते हैं जो अपने पुलिस स्टेशन में आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मुझसे पहले इस पुलिस स्टेशन में कोई आ चुका है, इसीलिए वो अपनी गन को निकाल लेता है। देखने पे पता चलता है कि ये तो अकोस्टा नाम की वही पुलिस वाली है। वो अकोस्टा को बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे अपनी गन लेने के लिए आई हूँ और वो गन मैं लेके जाऊंगी। लेकिन बॉयड बोलने लग जाता है कि तुम एक पागल औरत हो और मैं तुम्हें वो गन नहीं दे सकता। अकोस्टा बोलने लग जाती है कि वो मैंने डर के कारण गोली चला दी थी और मैं बार बार यही गलती थोड़ी ना करूंगी। अकोस्टा बोलती है और अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, इसीलिए तुम मुझसे पंगा मत लो। लेकिन बॉयड बोलने लग जाता है कि ये मेरा बिजनेस है, यानी कि ये जगह मेरी है और यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन अकोस्टा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तब बॉयड उसे गन तो दे देता है, लेकिन उस गन की सारी बुलेट खुद रख लेता है और अकोस्टा यहाँ से चली जाती है। हम विक्टर के डैड हेनरी को देखते हैं जो किचन में आया है। वहीं पे डोना है। डोना उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। हेनरी बोलता है कि मैं ड्रिंक करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तब डोना उसे अपने साथ एक जगह पे लेके आती है जहाँ वो उसके साथ में ड्रिंक करती है।
और पूछती है कि विक्टर के साथ में तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है। तो हेनरी बोलने लग जाता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो ये भी बोलने लग जाता है कि मुझे यहाँ आने पे बहुत बुरा फील हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे नहीं आता तो ही अच्छा होता। काश तबीता मेरे घर पे ना आ पाती। मैंने तो अपने बेटे को मरा हुआ समझ रखा था और मेरे लिए वो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान थी। यहाँ आके बहुत ज्यादा दुख होने लगा है। हम तबीता को देखते हैं जो जेड और जिम और अपने बेटे इन तीनों के साथ में उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे 3 पत्थर होते हैं जो अक्सर उसे सपने के बचपन में दिखाई देते थे। वो बोलने लग जाती है कि ये वही जगह है जो मुझे सपने में आती रहती है और हमेशा वो मुझे तंग करती है। मैं इन्हीं पत्थरों के पास में खेल रही थी और मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। उस वजह से मैं एक चट्टान के पीछे छुप गई थी और मुझे मॉन्स्टर के चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दी। लेकिन जब मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, यानी मॉन्स्टर को देखने की कोशिश की, उस वक्त मेरी आंखें खुल जाया करती थी। और सेम यही सपना मिरांडा को भी हमेशा आया करता था। जेड ये भी बोलता है कि तुम्हें ये सपने आए हैं, इसका मतलब तुम्हें भी चूज किया गया है जिस तरह से मिरांडा को चूज किया गया था, और तुम्हें हमेशा बचपन की ही याद आती है, यानी कि इसके पीछे भी जरूर कुछ वजह है। हम एलिस को देखते हैं जो चाय बना रहा था। उसके पास में तेली नाम की बूढ़ी औरत आती है जो पूछती है कि अभी फातिमा कैसी है। एलिस कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्रिस्टी ने उसका अल्ट्रासाउंड किया है और पता किया है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, लेकिन फातिमा बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तेली बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम चिंता मत करो, बस तुम फातिमा के साथ खड़े रहो। एलिस पूछने लग जाता है कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। तेली बोलने लग जाती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उन सभी से प्यार करती हूँ, और दूसरी चीज मुझे कैंसर है, उस वजह से मैं हर किसी की मदद करना चाहती हूँ। और हम फातिमा को देखते हैं जो अपने कमरे में है। उसके हाथ पे बहुत तेज खुजली होने लग जाती है और उसके पेट में भी काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है जिसको वो सहन भी नहीं कर पाती। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरा पूरा का पूरा पेट सिकुड़ने लग रहा है। उस वजह से वो डर के मारे चिल्लाने लग जाती है। हालांकि उसकी मदद के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी एलिस यहाँ पे आ जाता है और एलिस के पहुंचते ही वो पूरी तरह से वापस ठीक हो जाती है। तीली भी यहीं पे है और एलिस किसी तरह करके फातिमा को संभालता है। हम रैंडल को देखते हैं जो जूली को गाड़ी में लेके कहीं पे घुमाने के लिए ले जा रहा है और इस ट्रिप में इन दोनों को काफी मजा भी आ रहा था। तभी रैंडल देखता है कि गाड़ी के शीशे के सामने कुछ मधुमक्खी की तरह दिखने वाले कीट आ चुके हैं जो कि रैंडल को हमेशा दिखाई देते हैं। इस चीज से रैंडल काफी ज्यादा डर जाता है और वो गाड़ी के अंदर ही तोड़फोड़ मचानी शुरू कर देता है और गाड़ी से बाहर भागने लगता है। जूली बोलती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम अपने आप को संभालो, लेकिन रैंडल किसी की नहीं सुनता। जूली को बोलता है कि तुम घर चली जाओ और वो खुद जंगलों की तरफ भाग जाता है। जूली भी उसके पीछे पीछे जाती है। जूली एक जगह पे पहुंच जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसी जगह है। उसे यहाँ पे आते ही कुछ ना कुछ महसूस होने लग जाता है। रैंडल भी यहीं पे पहुंच जाता है। वो रैंडल से पूछती है कि तुम भाग के क्यों चले गए थे। रैंडल बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। और रैंडल ये भी बोलने लग जाता है कि हमें अब वापिस आना होगा क्योंकि रात होने वाली है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हमें यहीं पे रहना होगा। जो चीज मुझे महसूस हो रही है क्या उसे तुम भी महसूस कर पा रहे हो। तो रैंडल बोलता है कि मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हम एलिस को देखते हैं जो एक जगह से दवाइयों को चुरा रहा है। वहीं पे क्रिस्टी है। इन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुन के बॉयड भी यहीं पे आ जाता है। क्रिस्टी यहाँ पे एलिस को बोलने लग जाती है कि जो दवाइयाँ तुम लेके जा रहे हो फातिमा के लिए, वो दवाइयाँ हाई डोज की हैं और उन दवाइयों को फातिमा सहन नहीं कर पाएगी और उसकी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। इसीलिए तुम मेरी बात सुनो क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और इन दवाइयों को तुम रख दो। बॉयड भी अपने बेटे को बोलता है कि प्लीज दवाइयों को रख दो। इसीलिए वो दवाइयों को रख देता है और यहाँ से बाहर भाग जाता है। उसका पिता बॉयड उसके पीछे पीछे जाता है और एलिस को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एलिस बोलता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, जो सिचुएशन मेरे अंदर है उसे कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा। तब बॉयड यहाँ पे अपने बेटे एलिस को गले लगा लेता है तो एलिस वहाँ से बाद में चला जाता है। हम फातिमा को देखते हैं जो यहाँ से एक जगह पहुँच जाती है जहाँ पर गली सड़ी सब्जियाँ रखी हुई है क्योंकि उसे गली सड़ी सब्जियाँ खाना ही अच्छा लग रहा है, लेकिन वो इन सब्जियों को नहीं खाती। तभी उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। तीली उसके पास में आती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन फातिमा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो तीली को बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन तीली तो उसकी मदद करना चाहती है। तभी फातिमा एक चाकू को उठाती है और तीली को मार देती है, जिससे तीली वहीं पे घायल हो जाती है। तीली फातिमा को ये बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फातिमा को खुद ही समझ में नहीं आता कि मैंने ये क्यों किया। तभी यहीं पे एलिस आ जाता है जो फातिमा की तरफ देखने लग जाता है और फातिमा वो तो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और एक ही बात बोलती है कि ये काम मैंने नहीं किया। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है।